हेलो बच्चों, वेलकम टू तेजस क्लासेज। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एमसीक्यूज को। जितने भी इस चैप्टर से एमसीक्यूज पॉसिबली पूछे जा सकते हैं उन सबको इस वीडियो में कवर किया गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ऑल द 3 स्टेट ऑफ वाटर, मतलब वाटर के जितने भी तीनों स्टेट होते हैं, तीनों स्टेट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आइस, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट जो हम पीने के लिए यूज करते हैं, और तीसरा होता है वेपर स्टेट। कह रहे क्या, इन ऑल 3 स्टेट ऑफ वाटर केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर, जो केमिकल कंपोजिशन होता है वाटर का, भाई वाटर का फार्मूला हमको पता है क्या होता है, H2O। तो ये जो केमिकल कंपोजिशन है ये कैसा होता है? इज़ वेरी डिफरेंट। क्या होता है, क्या तीनों में अलग अलग होते हैं? रिमेन सेम, समटाइम्स सेम एंड समटाइम्स डिफरेंट, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रिमेन सेम। देखिए, चाहे वाटर जो है किसी भी अपने स्टेट में हो, आइस में हो, लिक्विड हो या वेपर हो, वो क्या होता है, उसका केमिकल कंपोजिशन हमेशा सेम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पिक्चर से हम समझ पा रहे हैं, चाहे वाटर क्या हो जाए, सॉलिड में हो जाए यानी आइस में कन्वर्ट हो जाए, वो लिक्विड रहे या फिर वो गैसेस स्टेट में आ जाए, हर जगह उसका जो केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, H2O ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ गैस। गैस की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? ठीक है, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी गैस की नहीं है। पहला है, गैसेज हैव डिफिनिट शेप। क्या गैसेज का शेप डिफिनिट होता है? गैसेज हैव नो डिफिनिट वॉल्यूम। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज हायर। गैसेज पार्टिकल आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो देखिए, इसमें यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा, सॉलिड होता है, जो सॉलिड जो होता है उसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। लिक्विड में क्या हम देखते हैं कि शेप तो इनका फिक्स नहीं होता, जहाँ रखते हैं उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। गैस की कंडीशन में हम देखते हैं इसका ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गैसेज हैव अ डिफिनिट शेप। इसमें कह रहे हैं क्या कि गैसेज जो होती हैं उनका शेप डिफिनिट होता है, जो कि रॉन्ग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, जो गैसेज होती हैं इनका शेप डिफिनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है, हमेशा मोशन करते रहते हैं, इसलिए कोई शेप जो है फॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ गैस के पार्टिकल्स हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A form of matter that has no fixed shape but has fixed volume. An example of this form of matter is, ध्यान दीजिए, अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो सॉलिड होता है उसका शेप भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। जो लिक्विड होते हैं उनका शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। गैस में ना तो शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। तो कह रहे हैं क्या, अ फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब यह मैटर का एक फॉर्म है, दैट हैज़ नो फिक्स्ड शेप, जिसका कोई फिक्स शेप नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। तो ऐसा किस में हम देखते हैं, लिक्विड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस हो गया, आइस आपका सॉलिड हो गया, वाटर वेपर गैस हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा केरोसिन, जो कि लिक्विड स्टेट में है। जैसे हम आगे समझ सकते हैं, यहाँ देखिए लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है भाई, जिस कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर को क्या कर लेगा, शेप ले लेगा। यहाँ पे इस शेप का है, यहाँ पे राउंड राउंड है तो इसके शेप में आ गया है। ठीक है, मतलब ये हम देख रहे हैं भाई इसका शेप फिक्स नहीं है, लेकिन इसका क्या फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं, when heat is constantly supplied by a burner to boiling water then the temperature of the water during vaporization। कह रहे हैं क्या कि जब क्या होता है कि वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, यानी वेपराइजेशन हो रहा हो, तो उस टाइम पे जो हीट सप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, राइजेज वेरी स्लोली, क्या टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। राइजेज रेपिडली अंटिल स्टीम इज प्रोड्यूस। कह रहे हैं क्या कि जब तक स्टीम प्रोड्यूस होता रहेगा तो क्या वो बहुत तेज़ी से बढ़ता रहेगा, उसका हीट या टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तीसरा ऑप्शन है, फर्स्ट राइजेज एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। तीसरा में कह रहे हैं कि पहले तो बढ़ेगा फिर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, डज नॉट राइज एट ऑल। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन क्या है कि व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय ए बर्नर टू बॉइलिंग वाटर। यहाँ क्या बोलते हैं, बॉइलिंग वाटर। अगर बॉइलिंग वाटर नहीं बोलते तो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट राइजेज देन बिकम्स कांस्टेंट। लेकिन कह रहे हैं क्या, वाटर क्या है, बॉइलिंग स्टेट में है। तो इस तरह से हम जानेंगे कि भाई जब बॉइलिंग स्टेट में होता है तो उसका टेम्परेचर ना तो बढ़ता है ना ही क्या होता है, घटता है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल में हम पिक्चर से यहाँ समझ पाएंगे कि जब वेपराइजेशन होने लगता है तो वाटर का जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज। सी लेवल पे मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, वहाँ पे जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मतलब कितने टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा, बॉयल होने लगेगा। तो देखिए,
एक दिया 0 डिग्री सेल्सियस, अगला है आपका 273 केल्विन, 373 केल्विन एंड 273 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने देखा था कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ देख पा रहे हो कि केल्विन में कुछ टेम्परेचर दिए हुए हैं, और केल्विन क्या होता है, जो डिग्री सेल्सियस होता है उससे कितना ज़्यादा होता है, 273। यानी ये 100 प्लस 273 आपका हो जाएगा 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे हैं क्या कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। ठीक है, तो आप दोनों बोल सकते हो। अगर 100 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या टिक करेंगे, 373 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कोई भी सॉलिड होता है वो डायरेक्ट किस स्टेट में आ जाए, गैसियस स्टेट में या फिर वेपर स्टेट में। ठीक है, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या उसको वेपराइजेशन बोलते हैं? नहीं, वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, अगर लिक्विड से कोई चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होता है, जो वेपर होते हैं वो ठंडे होकर फिर से लिक्विड में बदल जाते हैं। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आपका डी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हम जानते हैं सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड अगर कोई है तो उसको गर्म करने पे डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में या फिर गैस में। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, सब्लिमेशन है। देखिए, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कोई भी सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर स्टेट में, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज, ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा सॉलिड है जो क्या होगा, सब्लिमेशन करेगा। सब्लिमेशन उस पर प्रोसेस होगा, यानी सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेपर में। क्या आइस क्यूब है? नहीं, आइस क्यूब नहीं होगा, क्योंकि आइस क्यूब हम जानते हैं जब उसको हीट मिलता है तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है। नेप्थलीन, नेप्थलीन क्या है, इसका डायग्राम या फिर फिगर में आप पिक्चर में देख पा रहे होगे, इसको बोलते हैं नेप्थलीन बॉल्स। नेप्थलीन बॉल्स ये कहाँ यूज होता है, जैसे आपके घर जो बॉक्स होते हैं या फिर जहाँ पे कपड़े स्टोर किए जाते हैं, तो कपड़ों में कीड़े ना लगे, बैक्टीरिया ना लगे, तो वहाँ पे नेप्थलीन बॉल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो यही होता है। आप देखोगे कि नेप्थलीन बॉल्स को पूरा सॉलिड रहता है तो डाल दिया जाता है उसमें, लेकिन क्या होता है कि जब हम उसको दोबारा से ऑन करते हैं या फिर ओपन करते हैं बॉक्स को, तो हम देखेंगे कि नेप्थलीन बॉल का साइज़ क्या होता है, छोटा हो जाता है, पहले से कंपेयर में क्या हो जाता है, सो छोटा हो जाता है। यानी वो लिक्विड में तो कन्वर्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हुआ होगा, वेपर में। तो हमारा क्वेश्चन ये था, द सॉलिड विच अंडर गोज सब्लिमेशन इज, ये क्या होगा, नेप्थलीन। ठीक है, नेप्थलीन बॉल्स। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे क्या है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग टेम्परेचर। कह रहे हैं क्या कि इनमें से कौन से फिनोमिना फॉलो होंगे अगर हम क्या करते हैं, किसी का भी टेम्परेचर क्या करते हैं, राइज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो पहला है क्या, डिफ्यूजन होगा, मतलब डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, कंप्रेशन ऑफ गैस बढ़ जाएगा। अगला है इवेपोरेशन फास्ट होगा, कंप्रेशन ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इवेपोरेशन बढ़ेगा, डिफ्यूजन होगा, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज होगा। ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा समझते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है, उसमें आपने क्या भर दिया है, कुछ लिक्विड भर दिया। ठीक है, कंटेनर में कुछ लिक्विड आपने ले लिया है और उसमें कोई चीज़ मिला रहे हो, तो मिलाएंगे तो वो चीज़ धीरे धीरे उसमें घुलेगी, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। लेकिन अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो डिफ्यूजन होगा वो और फास्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इवेपोरेशन में हम जानते हैं भाई, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन फास्ट होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, कंप्रेशन ऑफ गैस। ध्यान दीजिए, यहीं पे ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो गैसेज जो होती हैं एक्सपेंड करती हैं, दूर दूर और भागेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज इसमें क्या है, इवेपोरेशन हो रहा है। सही बात है, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। डिफ्यूजन, हाँ, और जल्दी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। एक्सपेंशन ऑफ गैसेज, और गैसेज क्या होंगी, एक्सपेंड होंगी, बहुत तेज़ी से दूर दूर भागेंगी। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कह रहे हैं क्या, विद द राइजिंग टेम्परेचर द फिनोमिना ऑफ इवेपोरेशन, डिफ्यूजन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेज इंक्रीजेज। कह रहे हैं क्या, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कुछ फिनोमिना जैसे कि इवेपोरेशन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज हो गया, ये सब क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कंडीशन ज़्यादा फेवरेबल है। ठीक है, कह रहे हैं क्या, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ये हो सकता है क्योंकि आपको पता है क्या होता है, लो टेम्परेचर जब होता है तो गैसेज
लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं लो प्रेशर लो टेम्परेचर, और बाकी जगह हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, तो ये दोनों तो नहीं होने वाले, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो लो टेम्परेचर यहाँ भी, लो टेम्परेचर यहाँ भी। अब ध्यान दीजिए, क्या प्रेशर भी लो होना चाहिए? नहीं। अगर प्रेशर लो होगा तो लो टेम्परेचर करने पे भी वो लिक्विड में तुरंत नहीं कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाई प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर क्या करते हैं? लो करते हैं। जैसे आपने घर में आपने देखा होगा एलपीजी जो सिलेंडर आते हैं, कभी उसको टच करिएगा तो जनरली वो क्या होंगे? ठंडे फील होंगे, ठीक है। ठंडा इसलिए फील हो रहे हैं क्योंकि वो किस पे हैं? लो टेम्परेचर पे, और बहुत हाई प्रेशर से उनको क्या किया गया है? उसमें भरा गया है, ठीक है। आगे समझते हैं इसको थोड़ा। कह रहे हैं क्या कि एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। कह रहे हैं क्या? अगर हाई प्रेशर है और टेम्परेचर लो है तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं क्या? CO2 कैन बी इजीली लिक्विफाइड इवन सॉलिफाइड बिकॉज। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या कि CO2 जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, उसको आसानी से लिक्विफाइड या फिर सॉलिडिफाइड कर सकते हैं। क्यों? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास। इट हैज़ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कह रहे हैं क्या? ये जो CO2 है, इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। दूसरा है इट हैज़ कंपेरेटिवली मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन अदर गैसेज। तीसरा है इट हैज़ मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस। और चौथा है इट इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि CO2 को आसानी से आप लिक्विफाइड कर सकते हैं या फिर सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी गैसेस से क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए जैसे इसको कंप्रेस करेंगे और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, तुरंत ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड या फिर सॉलिड में, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं ये जो CO2 होता है, अगर ये सॉलिड स्टेट में आ गया तो इसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा। कह रहे हैं क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट काइनेटिक एनर्जी। कह रहे हैं क्या? किस में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पहले ये जान लेते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो बढ़ती कब है और घटती कब है। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, और उसको हीट दे दिया जाए, हीट मतलब क्या होगा? मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसमें देख ले रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमको 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो जाहिर सी बात है 0 से ज़्यादा ही होगा 100 वाले में। तो इन दोनों में देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, पार्टिकल्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान दीजिए, जो स्टीम बनता है वो कब बनता है? जब वो क्या करता है भाई? हीट एनर्जी क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। जब किसी लिक्विड में क्या कर दिया जाए? हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तभी तो वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यानी इसके पार्टिकल ने ज़रूर क्या किया है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। यानी जो स्टीम होगा उसकी जो एनर्जी होगी या काइनेटिक एनर्जी होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। ध्यान दीजिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है? पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं ये है क्या। तो देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है कि अगर किसी पार्टिकल को या किसी भी मैटर को सुपर कूल कर दिया जाए, सुपर कूल मतलब क्या? बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाए, तो क्या होगा, ठीक है। कह रहे हैं क्या? एग्जिस्ट एट एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर्स अराउंड एब्सोल्यूट जीरो और -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। कह रहे हैं क्या कि ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये पार्टिकल्स जो हैं ये एब्सोल्यूट जीरो पे होंगे या फिर -460 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होंगे। पार्टिकल्स आर सुपर अनएक्साइटेड। अभी हम ये देखे हैं कि पार्टिकल्स को जब हीट एनर्जी मिलती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे। लेकिन यहाँ क्या किया गया है? पार्टिकल को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया गया है, एब्सोल्यूट जीरो पे ले गए हैं। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं? सुपर अनएक्साइटेड हो जाते हैं। सुपर अनएक्साइटेड मतलब क्या? एकदम मूव नहीं करते हैं, एक जगह एकदम रुक जाते हैं, ठीक। पार्टिकल्स लॉक और क्लम्स टुगेदर टू फर्मली सो फर्मली दैट दे मूव एज अ सिंगल यूनिट। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या? पार्टिकल्स जो हैं इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं, मतलब उनका एनर्जी इतना कम हो जाता है कि वो आपस में लॉक कर जाते हैं या फिर क्लम्स बना लेते हैं, ठीक है। क्लम्स ढेर में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, इनका जो शेप और वॉल्यूम होगा दोनों क्या होता है? डिफिनिट होगा।
तो ये होता है बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो मैटर होता है, मैटर का 5th स्टेट माना जाता है। ठीक है, कौन सा स्टेट? 5th स्टेट। ठीक है, मैटर के हम 3 ही स्टेट जनरली पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन मैटर के 5th स्टेट है। पहला है सॉलिड, फिर है आपका लिक्विड, फिर गैस, उसके बाद आता है प्लाज्मा, और ये है आपका 5th नंबर का बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो अब आंसर देने की कोशिश करते हैं हम। क्वेश्चन हमारा क्या था? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है? वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, एकदम राइट आंसर है। अभी हम जाने कि टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे एब्सोल्यूट जीरो तक, तो उनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बहुत कम हो जाता है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। लो काइनेटिक एनर्जी नहीं, वेरी लो आपका सही है। हाई काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एकदम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर समर। कह रहे हैं क्या गर्मी के दिनों में या गर्मी में इनमें से सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या होता है? पहला है कॉटन, नाइलॉन, पॉलिस्टर या फिर सिल्क। तो ध्यान दीजिए, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं, ये बहुत जल्दी क्या करते हैं, चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, लिक्विड को या फिर स्वेट को आपको क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वहाँ होगा इवेपोरेशन, और जैसे ही इवेपोरेट होने शुरू होंगे आपके स्वेट, तो क्या होगा? आपको कूल फील होगा, ठंडा फील होगा। ठीक, तो समर के लिए क्या सूटेबल होते हैं? तो कॉटन के कपड़े ज़्यादा सूटेबल होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये कॉटन का कपड़ा, हम जनरली इसका यूज किस में करते हैं? अपना हाथ वगैरह पोंछने के लिए, पानी को सुखाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा। कह रहे हैं क्या इसमें से कौन सी बात प्लाज्मा के लिए इनकरेक्ट है? पहले प्लाज्मा क्या है उसको देख लेते हैं। प्लाज्मा क्या है? अब प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा क्या होता है? आयोनाइज्ड गैस। मतलब अभी हम बताएं ना, ये मैटर का 4th स्टेट, 4th स्टेट है। एक तो 5th हम देख लिए। 5th कब बनता है? जब क्या हुआ था, हमने उसको सुपर कूल किया था। अब यहाँ अगर हम सुपर हॉट कर दें, बहुत ज़्यादा हॉट कर दें किसी गैस को, तब क्या होगा? तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। सुपर हीटेड ओवर 1000 डिग्री सेल्सियस। इनको कितना हीट किया जाता है? 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ द एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एटम्स के ऊपर स्ट्रिप पट्टी बना लेते हैं। ठीक है, साइन करने लगते हैं। अब प्लाज्मा इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लाज्मा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। इट इज़ अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उससे क्या होता है? अफेक्ट होता है। ठीक है, प्रभाव पड़ता है इस पर। इट हैज़ एन ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज। इस पर जो चार्ज होता है, ओवरऑल जो चार्ज अगर बोलेंगे तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। प्लाज्मा लाइक गैसेज हैव एन इंडिफिनिट शेप एंड इंडिफिनिट वॉल्यूम। ध्यान देते हैं, कह रहे हैं क्या इनका जो होता है शेप भी इंडिफिनिट होगा, और वॉल्यूम भी क्या होता है? इंडिफिनिट, मतलब फिक्स नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सी बात प्लाज्मा के लिए करेक्ट नहीं है? तो पहला ऑप्शन है फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ये एकदम सही बात है, हमको क्या खोजना है? इनकरेक्ट खोजना है। ठीक है, द गैस गेट्स आयोनाइज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। ये भी सही बात है। अभी हम जाने कि गैस क्या होती है? आयन्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमको इनकरेक्ट खोजना है, तो ये भी गलत हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ये भी बात सही होगी, यानी हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। जी हाँ, कह रहे हैं क्या कि द प्लाज्मा ग्लोज विथ कलर विच डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। तो ये गलत है। ठीक है, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है कि प्लाज्मा किस कलर में ग्लो करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इनकरेक्ट है, और यही पूछा गया था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो यही आपका राइट आंसर हो जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द कलर ऑफ वेपर्स फॉर्म्ड ऑन सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड इज। देखो, आयोडीन सॉलिड को क्या करते हैं, अगर आप गर्म करते हो तो ये भी सब्लिमेशन शो करता है, यानी सॉलिड से डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट होगा वेपर में। तो उसका कलर क्या होता है? उसका कलर क्या पर्पल होता है, कलरलेस होता है, येलो होता है, या ऑरेंज होता है? तो हमारा राइट आंसर है पर्पल। ठीक है, ये किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि जो आयोडीन है उसको जब हीट किया गया तो इसके बबल्स जो निकलते हैं या वेपर जो निकलते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं क्या, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वी कैन बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर। ध्यान दीजिए, बहुत मज़ेदार बात है कि आप वाटर को रूम टेम्परेचर पे भी क्या कर सकते हो? बॉयल कर सकते हो। कब? तो कह रहे हैं क्या, एट लो प्रेशर, एट हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ध्यान दीजिए,
अगर प्रेशर को आपने कम कर दिया, ठीक है, प्रेशर कम कर दिया तो उस कंडीशन में वाटर क्या हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सिरिंज में क्या लिया गया, वाटर को लिया गया है और जैसे इसको खींचा गया, सिरिंज के पिस्टन को पीछे खींचा गया तो प्रेशर लो हुआ और ये वाटर क्या होने लगा, बॉयल होने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडोथर्मिक प्रोसेस। अब भाई ये इंडोथर्मिक क्या है, कह रहे हैं क्या इनमें से कौन सा इंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। तो पहले तो ये समझते हैं इंडोथर्मिक होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। देखते हैं, देखिए कोई भी रिएक्शन अगर होता है उसमें दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है इंडोथर्मिक, दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, और एक बात जान लेते हैं, जब भी रिएक्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब जो एनर्जी आप देंगे वो कन्वर्ट तो होगी लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। कह रहे हैं क्या कि टोटल जो एनर्जी होगी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा या कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, द इंडोथर्मिक रिएक्शन इज कूलर देन सराउंडिंग। ध्यान दीजिए इंडोथर्मिक का मतलब है हीट को इन्होंने क्या किया, एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो जब अपने सराउंडिंग का हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे तो सराउंडिंग कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे क्या हो, हीट रिलीज हो, हीट बाहर निकले, उसको बोलते हैं एक्सो। ठीक है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज हॉटर देन सराउंडिंग, यानी जहाँ भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा वो सराउंडिंग से वो एरिया क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और जहाँ इंडोथर्मिक होगा वो क्या हो जाएगा, कूलर हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। ठीक, तो अब पहुँचते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, यानी क्या होगा तब, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी जहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा होगा। पहला है फ्यूजन, दूसरा है वेपराइजेशन, तीसरा है टेम्परेचर, चौथा है इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज़। तो ध्यान दीजिए इंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे सीधे पता चल रहा है भाई कि भाई फ्यूजन होगा, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग होगा तो क्या होंगे, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी, वेपराइजेशन होगा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी, लेकिन टेम्परेचर हमको एकदम सही नहीं लग रहा। ठीक है, तो क्या हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या नहीं है, टेम्परेचर नहीं है। ठीक, अगला है, कह रहे हैं क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ इवेपरेशन। कह रहे हैं क्या इनमें से कौन सी चीज़ जो है इवेपरेशन के रेट को अफेक्ट नहीं करती है। कह रहे हैं क्या, क्या विंड स्पीड है। देखिए विंड स्पीड जब बढ़ता है तो इवेपरेशन क्या होता है, फास्ट हो जाता है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो भी इवेपरेशन फास्ट होता है, इसीलिए जो कपड़े फैलाए गए रहते हैं जल्दी सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कपड़े क्या होते हैं एक के ऊपर एक रखे रहते हैं। ठीक है, सी है टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर बढ़ने पे भी इवेपरेशन फास्ट हो जाता है। और डी है क्या, इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज़, यही अफेक्ट नहीं करता, बाकी तीनों अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं, देखिए जो इवेपोरेशन है उस पर चार फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं उसको। पहला है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन हाई हो जाएगा, टेम्परेचर लो होगा तो इवेपोरेशन लो हो गया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, सरफेस एरिया घटेगा तो इवेपोरेशन लो हो जाएगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी में जैसे एटमॉस्फेयर में अगर नमी है, ठीक है, तो उसको ह्यूमिड बोलते हैं। ठीक है, यानी प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, मतलब वाटर वेपर अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो हम बोलेंगे ज़्यादा ह्यूमिड है, टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा ह्यूमिड है। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, लो हो जाएगा। ठीक है, और ह्यूमिडिटी अगर कम हो जाए तो इवेपोरेशन क्या होता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है, विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड बढ़ती है तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा, विंड स्पीड घटती है तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स अभी पढ़े हैं कि क्या काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी टेम्परेचर कम करने पे काइनेटिक एनर्जी कम भी होगी, जैसे कि हम देखें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो सीधे दिख रहा है टेम्परेचर की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर के प्रोपोर्शनल नहीं होती, इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, बोथ ए एंड बी नहीं हो सकता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, जैसे देखिए कि अगर कोई चीज़ ठंडा है तो पार्टिकल्स शांत है, हल्का धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो हॉट हो गए, गर्म हो गए, तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन स्केल। कह रहे हैं क्या कि अगर दो तरह के अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं और आपस में इंटरमिक्स कर जा रहे हैं, मतलब मिल जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको क्या डिफ्यूजन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, इवेपोरेशन या फिर ह्यूमिडिटी? तो ऑप्शन आपका सही होगा डिफ्यूजन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे डायग्राम से हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे वाटर में थोड़ा सा इंक डाला गया, तो थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, वो अपने आप इंटरमिक्स हो रहा है। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। कह रहे हैं क्या, अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड। कह रहे हैं क्या कि अगर जो है मैटर है कोई, गैस से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। ठीक है, गैस से लिक्विड तो हो ही जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो क्या इसको सॉलिडिफिकेशन? नहीं। सॉलिड बनेगा? नहीं बनेगा। फ्यूजन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। सब्लिमेशन? नहीं होगा, ये उसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। कंडेंसेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, जो गैस होते हैं जब वो ठंडा उनको किया जाता है, तो वो ठंडा होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखते होंगे बरसात के मौसम में क्या होता है, जो खिड़की वगैरह होती है वहाँ पे क्या आते हैं? बबल्स आ जाते हैं। बबल्स क्यों आ गए? क्योंकि बाहर बरसात हो रही है, बरसात होने से क्या होगा? टेम्परेचर कम हुआ, यानी ठंडा हो गया आपका दरवाज़ा खिड़की, तो अंदर जो वाटर के वेपर रहते हैं जब इससे टकराते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स बोलते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अब देखिए लिक्विड से गैस बन रहा है, तो कौन सा प्रोसेस होगा? आराम से बता सकते हैं, ये होता है वेपराइजेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, यहाँ दो दो प्रोसेस आपको दिखेगा। एक जगह क्या किया गया, इसको हीट दिया गया, तो हीट देने से ये जो लिक्विड इसमें रहा होगा वो किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और जब यहाँ पे टकरा के वो क्या होगा? ठंडा हुआ, तो फिर से किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। यानी यहाँ पे हो रहा है कंडेंसेशन और यहाँ पे हो रहा है वेपराइजेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड। कह रहे हैं क्या, अगर कोई स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है कहाँ से? सॉलिड से लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलेंगे, ह्यूमिडिटी, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन। सब्लिमेशन जानते हैं, सॉलिड से आपका किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। इवेपोरेशन, लिक्विड टू गैस। ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन एटमॉस्फेयर। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन का एक और नाम है, इससे आप रिलेट कर पाएंगे, इसको एक और नाम देते हैं मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग, यानी जो सॉलिड होंगे अगर डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए मेल्टिंग का प्रोसेस है, सॉलिड क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, तो मेल्टिंग का एक और नाम है फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? क्या सेल्सियस होती है या फिर केल्विन होती है? देखिए पास्कल किसका होता है? प्रेशर का होता है। न्यूटन किसका होता है? फोर्स का होता है। केल्विन किसका होता है? टेम्परेचर का होता है। सेल्सियस भी टेम्परेचर का है, लेकिन केल्विन क्या है इसकी? एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट। ठीक, जैसे अगर कोई चीज़ मान लीजिए केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड कर देंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केल्विन में, यानी कि एसआई यूनिट में। अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो केल्विन के टेम्परेचर से 273 माइनस करके हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम यहाँ दिया हुआ है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि केल्विन। ठीक है, तो देखिए हमको क्या पता है कि वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन अननोन है, तो आपको पता है केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करते हैं, तो 100 है, 273 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 373। इस टाइप का इसका अभी हम एक क्वेश्चन भी ऊपर किए हैं कि वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे या किस टेम्परेचर पे बॉयल होता है, तो वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस ना देके क्या दिया हुआ था? 373 केल्विन। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर्स को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज ऑफ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन द फॉलोइंग। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या, अब इनमें बताइए कि टेम्परेचर की यूनिट क्या है। देखिए अभी हम पीछे ही पढ़े हैं कि भाई सेल्सियस क्या होता है? टेम्परेचर की यूनिट है। क्या केल्विन भी दिया है क्या? नहीं, केल्विन नहीं दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अभी हम जाने हैं क्या कि सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करना हो
तो अगर केल्विन है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे 273 डिग्री सेल्सियस में ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर 10 डिग्री सेल्सियस है केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें 273 ऐड करने पे 283 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करने का तरीका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द फॉलोइंग। इनमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के 75 केल्विन के बराबर होता है, नहीं होता है। ये किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के इक्वल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, कन्वर्जन भी हम देख लिए। कह रहे हैं क्या, ड्राई आइस मीन्स एज, यानी ड्राई आइस का मतलब क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी हम पीछे पढ़े हैं कि जो सॉलिड CO2 होता है उसको एक और नाम देते हैं ड्राई आइस। इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे कि देख सकते हैं पार्टीज़ वगैरह में ऐसा इफेक्ट लाने के लिए क्या करते हैं भाई, ड्राई आइस या फिर सॉलिड CO2 का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं क्या कि चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। कह रहे हैं क्या कि अगर लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया जाए, कब कन्वर्ट करना है, उसके बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे अगर कन्वर्ट किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है भाई, कि भाई बिलो बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, इवेपोरेशन बोल देते हैं। जैसे कपड़े सुखाते हैं हम लोग। ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड। चलिए हमारा क्वेश्चन आ गया, कब से इसको पढ़ रहे थे कि वाटर वेपर जो आपके एटमॉस्फेयर में या हवा में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है इसलिए हमको वाटर वेपर्स दिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर वाटर चेंजेस टू वेपर स्टेट इज। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर है जिससे वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर स्टेट में। तो वाटर वेपर स्टेट में कब कन्वर्ट होता है, जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो। लेकिन यहाँ डिग्री सेल्सियस नहीं दिया, केल्विन दिया है। और हमने पढ़ा है कि केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस में आप 273 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 100 में हम ऐड कर देते हैं 273, तो ये हो जाएगा आपका 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर वाटर चेंजेस टू सॉलिड स्टेट इज। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या इनमें से कौन सा टेम्परेचर है जिसमें वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट में। अब यहाँ पे भी वही दिक्कत आ गई, हमको डिग्री सेल्सियस में दिया नहीं दिया है, लेकिन आपको पता है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में या सॉलिड में। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी ये 0 ऐड करेंगे तो 273 केल्विन ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं क्या, इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज देन द रेट ऑफ इवेपरेशन इज। ध्यान दीजिए, इवेपरेशन पे हम पढ़े थे 4 चीज़ें क्या करती है, इफेक्ट करती हैं, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। तो कह रहे हैं क्या क्या सरफेस एरिया बढ़ाने पे इवेपरेशन क्या होगा, क्या वो घट जाएगा, सेम रहेगा, इंक्रीज होगा, या इवेपरेशन डू नॉट डिपेंड सरफेस एरिया। तो ये तो एकदम गलत है। और हम ये जानते हैं भाई जब सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो इवेपरेशन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला है विच इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन अ। कह रहे हैं क्या, इसमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि भाई कपड़े जल्दी सूखते हैं। कब जल्दी सूखेंगे, क्या रेनी डे में सूखेंगे। देखिए रेनी डे में एटमॉस्फेयर में वाटर के वेपर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, यानी वाटर का जो लेवल है वो बढ़ा रहता है, तो रेनी डे में कपड़े तो जल्दी सूखेंगे नहीं। अगला है विंडी डे, ये हो सकता है। क्लाउडी डे, ये नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। और फॉगली डे, यहाँ भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इज़ द राइट आंसर। विंड स्पीड बढ़ेगी, हवा ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, कपड़े जनरली जल्दी सूखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन एटमॉस्फियर ऑफ एन एरिया द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई देन अ क्लोथ ड्राई। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई एरिया का जो एटमॉस्फियर है वहाँ पे एटमॉस्फियर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो कपड़ा जो है ड्राई होगा। कैसे होगा, क्या फास्टर होगा, स्लोअर होगा, फेमिलियर होगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी। तो ध्यान दीजिए, ह्यूमिडिटी बढ़ने पे ही क्या होता है, इवेपरेशन घटता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इज, कह रहे हैं क्या कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो मैक्सिमम होगा। कब होगा भाई? क्या वाटर की स्टेट में होगा, आइस की स्टेट में, वेपर स्टेट में? नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो वेपर स्टेट में होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम कम होता है। ठीक है, इसीलिए पार्टिकल दूर दूर भागते हैं। जो वाटर स्टेट है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में बंधे रहते हैं। ठीक, लेकिन आइस में क्या होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, बहुत हाई होने की वजह से पार्टिकल्स आपस में चपके रहते हैं, सटे रहते हैं। तो आइस इज़ द राइट आंसर। ठीक, हाँ, ऑप्शन नंबर बी यानी कि आइस आपका क्या है, एकदम राइट आंसर है। जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे आप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइस में ज़्यादा है इसलिए पार्टिकल्स एकदम पास पास है। ठीक है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर में सॉलिड से क्या है, कम है, कम है, इसलिए क्या है, यहाँ पे पार्टिकल्स पास में तो है लेकिन थोड़ी दूरी भी बनाए हुए हैं। गैसेज में सबसे कम होते हैं इसलिए पार्टिकल्स दूर दूर भागते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर मिनिमम। मिनिमम किस में होगा? अभी जस्ट हम जाने कि गैस में क्या होता है भाई, मिनिमम होता है। तो इसमें जो गैसेस स्टेट होगा वो मिनिमम होगा। शुगर सॉलिड है, नहीं होगा। साल्ट सॉलिड है, नहीं होगा। वाटर लिक्विड है, नहीं होगा। ऑक्सीजन गैस है, यानी इसमें क्या होगा, मिनिमम होगा क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इवेपोरेशन कॉजेज फॉर, कह रहे हैं क्या, इवेपोरेशन क्या कॉज करते हैं, इवेपोरेशन से क्या होता है, क्या हीटिंग होता है, वेपराइजिंग होता है, कूलिंग होता है या बॉइलिंग होता है? तो याद रखिए कि जब चैप्टर एक्सप्लेन किया गया था तो बताया गया था कि जहाँ भी इवेपोरेशन होगा वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, जैसे कि एसीटोन है, एसीटोन अगर आपकी सरफेस पे गिर जाए तो आपको एकदम ठंडा फील होगा। ये एसीटोन कहाँ पाया जाता है, जैसे जो नेल पॉलिश होती है उसको जो साफ़ किया जाता है, साफ़ करने के लिए आता है, उसको भी अगर आप हाथ में पकड़ोगे तो क्या होगा, बहुत ठंडा फील होगा, क्योंकि वहाँ पे वेपराइजेशन क्या हो रहा है, बहुत फास्ट होता है, इवेपरेशन बहुत फास्ट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इवेपरेशन कौन सा इफेक्ट देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं क्या, अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसका स्टेट क्या होगा, क्या वो वेपर में होगा, नहीं होगा, क्योंकि वेपर पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा। फेमिलियर वाटर, नहीं होगा। कोल्ड वाटर, इसको भी बोल सकते हैं लेकिन ये नहीं होगा। उसका स्टेट पूछा है तो स्टेट क्या होगा, आइस होगा। ठीक, अगला है द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की यूनिट क्या अभी पीछे बताया गया है, क्यूबिक मीटर, न्यूटन, सेल्सियस या पास्कल? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पास्कल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, तो डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को हम लिखते हैं केजी में, वॉल्यूम को लिखते हैं मीटर क्यूब में या क्यूबिक मीटर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं क्या, सम वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट देन इट पार्टिकल्स। ध्यान दीजिए, अगर क्या है, कुछ वाटर के वेपर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड स्टेट में, तो इनके जो पार्टिकल्स होंगे क्या वो एनर्जी गेन करेंगे, लूज करेंगे? नाइदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी, ना तो एनर्जी लूज करेंगे ना ही गेन करेंगे। इट डिपेंड ऑन एटमॉस्फेयर। तो ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या, वाटर वेपर से यानी गैस से किस में कन्वर्ट होना है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में क्या होगा, तो जब वो कन्वर्ट होगा तो वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा यानी लूज एनर्जी करेगा। और ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ, नियॉन साइन बल्ब में क्या होता है, तो ये होता है, इसमें प्लाज्मा होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे ये जो है ये नियॉन साइन बल्ब है, इसमें क्या है, प्लाज्मा भरा हुआ है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होगी तो ये क्या होगा, ग्लो करेगा। ठीक है, और यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे की जो जितनी भी वीडियो हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।